अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करें, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी पैरासाइटोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स की वजह से परेशान रहते हैं कि हम पैरासाइट्स याद करते हैं वो भूल जाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं आती। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मेथड जिससे ये ज़रा आसान हो जाए। तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले कि लर्न लेयर बाय लेयर। तो इसका मतलब ये है कि सब कि आपने लेयर बाय लेयर याद करना है। और पहली लेयर आपकी क्या है? नेम एंड क्लासिफिकेशन। कि आपको पैरासाइट्स के नेम आने चाहिए और उनकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने लिखे थे। तो इसके अंदर जैसे पैरासाइट्स हैं तो उन्हें हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, हेलमिंट्स एंड प्रोटोजोआस। जो हेलमिंट्स हैं वो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, पहली हेलमिंट्स एंड निमाटोड। और पहली हेलमिंट्स जो हैं वो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, टर्माटोड्स और क्रिस्टोर्स। और क्रिस्टोर्स को हम टेपवॉर्म भी कहते हैं और टर्माटोर्स को हम फ्लूक्स भी कहते हैं। और ये सारे फ्लूक्स हैं, जैसे सिस्टोमा जिन्हें ब्लड फ्लूक कह देते हैं, वो उसकी ये लीवर फ्लूक होता है, वेस्टमीनिया ये लंग फ्लूक होता है। और ये सारे टेपवॉर्म्स हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये प्ले हेलमेट्स की क्लासिफिकेशन है। इस तरह मैंने ये नीमाटोड्स की भी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे। तो इस क्लासिफिकेशन को ज़रूर याद करें वो तवज्जो के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। आपने जब भी कोई पीपीटी करने बैठना है तो सबसे पहले जो भी आपने उस पैरासाइट का नाम याद करना है और उसका क्लासिफिकेशन याद करनी है कि वो हैंडमीट है, प्रोटोजोआ है, निमाटोड है, हेमाटोड है, क्या है वो। पहली हेलमेट है तो आपने सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन की वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाती हैं। जो फ्लूक्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होंगी, जो टेप वॉर्म्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होंगी। आपके लिए याद करना काफ़ी आसान आएगा। दूसरा, मैंने कई दफ़ा देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले वो उन्होंने जैसे पढ़ा राउंड वॉर्म, उन्होंने उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली। फिर उससे अगला वॉर्म आया, उन्होंने उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली। फिर उससे अगला पैरासाइट आया, उन्होंने उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली। तो फिर जब वो चौथे के ऊपर जाते हैं तो उन्हें दिमाग में होता है कि उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो किस वो पैरासाइट की हैं, क्योंकि उन्होंने उसका नाम और उसकी क्लासिफिकेशन ये तवज्जो से याद नहीं की होती है। सो नाम और क्लासिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट है। फिर जब ये हो जाए तो दूसरा लेयर आपकी ये है कि आपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। जैसे मैंने ये नोट्स के अंदर, हर नोट्स के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी हर पैरासाइट की। जैसे एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है। इसी तरह अमेरिकन टाइपेनोसोमियास की खास कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर रोमानस साइन होता है। इसी तरह ये जो है डाइफिलोबैटियम लेटम जो है, इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि गैलोब्लास्टिक अनीमिया ये कॉज करता है। और ये जैसे ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरासाइट की, जैसे सिर्फ यही पैरासाइट गैलोब्लास्टिक अनीमिया करता है और कोई पैरासाइट गैलोब्लास्टिक अनीमिया नहीं करता। और ये हमें कोई पेपर के अंदर आया भी हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूछ सकते हैं। तीसरा तीसरी ले फिर ये है कि आप लोग के फाइनली डिटेल, मतलब कि बाकी जो भी डिटेल है फिर वो याद करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन और यूनिक एक्सेस, उसके बाद फाइन डिटेल्स। तो इसी तरह आपको वहाँ पे लाइफ साइकिल दिए हुए होते हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर पहले आप देख लेंगे डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, और फिर आपने देख लेना है कि उसके अंदर पैरासाइटिक स्टेज क्या है, डायग्नोस्टिक स्टेज क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंटरमीडिएट कोई होस्ट है या नहीं। इसी तरह पैरासाइटिक साइट क्या है। इस तरह की चीज़ें आपने दो चार जो मोटी मोटी होती हैं ये देख लेनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है लाइफ साइकिल, लेकिन ये तीन चार चीज़ें हर पैरासाइट की आप लोग देख लें। और ख़ास तौर पर किसी पैरासाइट की लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ यूनिक है तो वो ज़रूर देखें। जैसे राउंड वॉर्म जो है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, माइग्रेट खाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और लास्ट में आप लोगों को पता होगा कि पैरासाइटोलॉजी के एग्ज़ाम के अंदर केस आता है। तो मेरे ख्याल में 3 केस होते हैं, 5-5 मार्क्स के एक। तो इस तरह 15 से 20 मार्क्स के मेरे ख्याल में केस आते हैं। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है तो, लेकिन आते 20 मार्क्स के मेरे ख्याल में केस आते हैं। तो ये केस अब आप लोगों ने ये किन केस की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है? तो केस की आप लोगों ने तैयारी करनी है सीडीसी की वेबसाइट से। तो अगर आप अपनी देखें उसके अंदर पीपीटीज के अंदर, तो जितने भी लाइफ साइकिल हैं वो सीडीसी की वेबसाइट से लिए हुए हैं। सीडीसी का मतलब होता है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, ये अमेरिकन
गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके अंदर वो सारी पैरासाइट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो यार ये आप लोगों ने ऐसे लिखना है CDC पैरासाइट केसेस, तो आपके सामने ये CDC की वेबसाइट आ जाएगी और इसके अंदर आपने ऐसे खोल लेना है ऐसे। तो इस तरह के सामने केस आ जाएंगे, इसके अंदर 2020 वाले केस हैं, 2019 वाले केस हैं, 2018 वाले। तो तकरीबन अगर आप यहाँ पे 2011-12 तक का लेंगे तो दैट्स एनफ, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर भी सिर्फ आपने वो वाले पैरासाइट करने हैं जो आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। तो आपको कुछ रिव्यू फाइल्स मिलेंगी केसेस की, तो वो सारे केस यहाँ से उठाए हुए हैं। तो वो सेम सेम टू सेम यही केस है, सेम टू सेम नंबर भी उनके आगे यही लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने ये करनी है TI वेबसाइट से। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के ऊपर एक तो सही डायरेक्ट केस का सही उन्होंने लिखा हुआ है आंसर, डायरेक्ट केस आंसर। दूसरा इन्होंने आखिर के अंदर ये देखें केस आंसर पर लिख किया, तो इन्होंने ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई होती हैं कि किस वजह से उन्होंने ये डायग्नोज किया है कि ये फलाना पैरासाइट है। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर याद करना है, क्योंकि पेपर में भी आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है इसी तरह आना है क्वेश्चन की, पिक्चर्स बनी होंगी सेम यही वाली। तो आप लोगों ने, और ऊपर स्टेटमेंट में बोले कि केस यहाँ से आएगा इस वेबसाइट से। तो आप लोगों ने फिर उसके बाद डायग्नोज करना है कि इस तरह आप लोगों ने लिखना है कि केस का कंक्लूजन के मेरे ख्याल में ये वाला पैरासाइट है। और उसके बाद आप लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जैसे यहाँ पे 3-4 लिखी हुई है। तो मेरी एडवाइस ये है कि इस वेबसाइट से ज़रूर स्टडी करें। अगर कोई पैरासाइट आप लोग PPT से स्टडी कराएं हैं, उससे रिलेटेड जो इस वेबसाइट पर टॉपिक दिया हुआ है या केस दिया हुआ है उसे भी स्टडी करें, क्योंकि इस वेबसाइट में ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताते हैं ये काफ़ी काम के होते हैं। PPT पे नहीं लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। दूसरा यहाँ पे ये लोग ये बताते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि ये पैरासाइट दूसरे किन किन पैरासाइट से मिलता जुलता है और उन्होंने क्यों फैसला किया कि ये वाला पैरासाइट यही वाला है। तो ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, फ्लूक्स के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सारे फ्लूक्स के एग एक जैसे नज़र आते हैं या फलाना पैरासाइट फलाने पैरासाइट जैसा है, हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो यहाँ पे इन्होंने वो लिखा हुआ होता है कि हमने क्यों ये वाला कि ये पैरासाइट मिलते जुलते हैं, लेकिन ये हमने कहा कि ये वाला पैरासाइट है, हमने क्या रीज़न है हमारे पास इसकी। सो ये थी आज की वीडियो। तो ओवरऑल पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। तो जैसा वो कहा है कि इस वेबसाइट से तैयारी कर लें, और जो आप PPT है उसे ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करें, पास्ट पेपर से स्टडी करें, पास्ट पेपर ज़रूर एक दफ़ा कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।